साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है अध्याय है 5 और उस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज हम चल रहे हैं जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि क्या है दक्षिण एशिया। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा दक्षिण एशिया किस क्षेत्र को कहते हैं, किस भौगोलिक क्षेत्रफल को दक्षिण एशिया कहा जाता है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ उपस्थित उत्पन्न हुई समस्याओं को भी नहीं समझ पाएंगे। इन समस्याओं को समझना है हमें, तो हमें सबसे पहले इस भौगोलिक क्षेत्रफल को भी जानना पड़ेगा। और जब तक हम इस भौगोलिक क्षेत्रफल को नहीं जानेंगे और समझेंगे तब तक हम इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र में व्यक्त समस्याओं को भी नहीं समझ सकते। तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि क्या है दक्षिण एशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है, कितना तनावपूर्ण होता है। जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, लोग ऑफिस की छुट्टियां कर लेते हैं, जहां बैठे होते हैं वहां बैठे रह जाते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच नहीं जंग हो रही हो। और ये क्रिकेट का मैच ये निर्धारित करेगा कि कौन किस पर राज करेगा। ऐसा हो जाता है तनाव। ये तनाव इतना क्यों बढ़ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। खेल को खेल भावना नहीं, युद्ध की भावना से देखा जाने लगता है, मर्यादा की भावना से देखा जाने लगता है कि अगर हम इस क्रिकेट के मैदान पर हार गए तो हमारी नाक कट जाएगी। अब मैं सबको समझाना चाहता हूं, क्रिकेट का मैच नाक का मैच नहीं हो सकता। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, क्रिकेट को युद्ध ना बनाए। और इसी के कारण से एक लंबे समय से दोनों देश एक दूसरे के देश में खेलने भी नहीं आते। बहुत लंबा समय हो गया है, दोनों देश एक दूसरे के देश में खेलने भी नहीं है। 2012 में आखिरी बार था कि पाकिस्तान भारत आया था। उसके बाद से ना भारत तो कभी जल्दी से गया ही नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया भारत को गए, और फिर पाकिस्तान भी भारत नहीं आया है। इस बार आसार लग रहे हैं पाकिस्तान के भारत आने के। क्यों? क्योंकि भारत में इस बार विश्व आपका वर्ल्ड कप है, आपका वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, ठीक है। तो ये तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, यह हम बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैन जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। देखिए इस चीज को तो हमने कभी अनुभव नहीं किया है, बस 2012। ये तो सत्य है कि जब एक दूसरे के देश में हम जाते हैं ना तो आदर सत्कार तो बहुत होता है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं। या कहिए कि वो हमारा बच्चा है, अपना ही बच्चा है, हमसे अलग थोड़ी ना है, हमारी ही सरजमीन का एक टुकड़ा है, वो हमारी ही सरजमीन का एक टुकड़ा है। हम में भी वही प्रेम है जो उनमें है, लेकिन सिर्फ एक सीमा खड़ी कर दी गई है। और राजनीतिक प्रतिद्वंदता ने, राजनीतिक द्वेष ने दोनों देश की जनता को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, बस और कुछ नहीं। तो दोनों देशों में ना किसी चीज को लेकर कोई मतभेद था, ना कोई दिक्कत थी। एक अंग्रेजी सरकार ने एक ही मुल्क को 3 टुकड़ों में बांट दिया, एक ही अंग्रेजी सरकार ने, सिर्फ अपने हित को साधने के लिए कि ये हमारे ऊपर पुनः हमला ना कर सके, हमारी शक्ति को हमसे छीन ना ले। सिर्फ इसलिए हमने जो इनसे लूटा है कहीं ये हमसे अब मेहनत के माध्यम से कमा न ले, इसलिए उसने जाते जाते इस सरजमी को 3 टुकड़ों में बांट दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। समझ में आई बात? ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सुनना आपको।
गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। ये कहने वाली बात है, ये बड़े बड़े शब्द प्रयोग कर दिए हैं एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन सच है ये कि इस क्षेत्र के देशों में ना शंका बहुत है, आशा भी बहुत है, संभावना भी बहुत है, लेकिन जब तक ये शंका नहीं मिटेगी ना तब तक संभावना और आशा नहीं बन पाएगी। भैया मान लो हम में विकास करने की बहुत क्षमता है, लेकिन अगर मुझे आप पर शंका है तो मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा? काम कभी नहीं कर पाऊंगा। और काम करने के लिए शंका का मिटना बहुत जरूरी है, शंका का मिटना बहुत जरूरी है। और दक्षिण एशिया के सभी देशों में ये शंका बहुत बड़े स्तर पर विद्यमान है। हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन बाहर के व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं। हम बाहर के व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। हम एक दूसरे को वो मित्रतापूर्ण भाव नहीं दे पाते जो हम दूसरे को दे पाते हैं। और यही कारण है कि हमारा क्षेत्रीय संगठन उस प्रकार से कारगर साबित नहीं हो पा रहा जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, वो उतने ताकतवर बन पा रहे। उनमें क्या नहीं है? उनमें शंका नहीं, उनमें शंका नहीं। वो अपनी आशा को और अपने अंदर विकास की जो इच्छा शक्ति है उसको पहचान रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया है क्या। जब तक आप दक्षिण एशिया को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ये एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, और इस भौगोलिक क्षेत्रफल को समझना हमें बहुत जरूरी है। और इस भौगोलिक क्षेत्रफल को जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक हमें यहाँ पर पैदा होने वाली समस्याओं को भी हम सही ढंग से कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सुनिए, अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। इन देशों को कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है। इस क्षेत्र के देशों को विश्व स्तर पर बताने के लिए किस नाम से पुकारा जाता है? इनको दक्षिण एशिया के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा हुआ इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है। यह कितना भी बटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन भौगोलिक धरातल पर यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही हिस्सा है। ये अपने आप को चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। हाँ, क्या भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकली
ज्योग्राफिकली ये पूरा का पूरा एरिया एक ही है, ये पूरा का पूरा एरिया एक ही है। इस पूरे एक समय था कि भारत यहाँ से लेकर वहां तक था, अखंड भारत है ना, पूरा अफगानिस्तान भी अखंड भारत का ही हिस्सा है ना। तो वही है दक्षिण एशिया, असली दक्षिण एशिया वही है जो अखंड भारत था, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, जो हमने अशोक के शासनकाल में पढ़ा है। अशोक का और गुप्त शासनकाल में जितना बड़ा भारत था उसी भारत को हम अखंड भारत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र और इस क्षेत्र की ये जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं को विकसित करने में इसकी भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। इस भौगोलिक परिस्थितियों ने ही हमारे खाने बांटे हुए हैं, हमारी भाषाएं बांटी हुई हैं, हमारे वस्त्र बांटे हुए हैं। सबके बंटने के पीछे हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ने ही हमें इतना बांटा हुआ है, हमें इतना बांटा हुआ है। नहीं, हमारे बंटने के पीछे कोई और कारण नहीं है। हमारे बटे हुए होने के पीछे कोई और कारण नहीं है। हम बटे हुए हैं सिर्फ इसलिए बटे हुए हैं कि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है। जो हमें इतनी विविधता है कि दक्षिण में लोग धोती पहनते हैं, दक्षिण में लोग धोती पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा गर्म है, वो क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पर सर्दी नहीं पड़ती उतनी, इसलिए वो अलग क्षेत्र, वहां जो खान पान है वो उसके हिसाब से, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। समझ में आई बात? तो यही चीज समझो आप कि इंसान का खाना और पहनना किस पर निर्भर करता है? उसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर। जहां जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, वहां का भोजन, वहां का खाना, वहां का सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। अब आप कश्मीर में तो जाके धोती कुर्ता नहीं पहन सकते ना भाई, कश्मीर में तो संभव नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया है, वो ठंडा एरिया है। वहां आप पहनोगे धोती कुर्ता तो आपकी कुल्फी जम जाएगी, वहां कुल्फी जम जाएगी। वहां आपको पहनना पड़ेगा क्या? ऊनी कपड़े ही। समझ में आई बात? आगे सुनो। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। किसी में लोकतंत्र है तो किसी में सैनिक तानाशाही है, सब, और किसी में राजतंत्र है। दक्षिण एशिया के सभी देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ विविधता है। और जब राजनीतिक प्रणाली अलग, जब शासन करने का तरीका अलग होगा तो रिश्ते भी तो अलग होंगे ना भाई। जब अगर हमारी सोच ही नहीं मिल रही है एक दूसरे से तो हमारे बीच में रिश्ता कायम हो सकता है? कभी नहीं कायम हो सकता। रिश्ते की सबसे बुनियादी रिश्ते का सबसे बुनियादी आधार क्या होता है? विचारों का मिलना होता है। हम कुछ चीजों पर तो एक जैसा सोचे ना, अगर हम दोनों की राजनीतिक विचारधारा एक जैसी नहीं है, राजनीतिक प्रणालियां एक जैसी नहीं है, चलो फिर भी हम एक दूसरे से मित्रता, लेकिन हर चीज में हम तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो फिर हमारा एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश, आप इसी भारत के मानचित्र पे ही पूरा का पूरा दक्षिण एशिया देख सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका और मालदीव, सारा दिखाएगा आपको यहीं पर, और सारे के सारे भारत से घिरे हुए हैं। और सबका दुखी यही है, कि भारत हम पर डोमिनेट करता है, दक्षिण एशिया को चलाता भारत है, इसलिए वो भारत पर विश्वास ही नहीं करते। सब करते हैं भारत उनको हड़प लेगा। इसी कारण से दक्षिण एशियाई जो संगठन है शार्क, वो उतना फल फूल नहीं पा रहा। भारत और पाकिस्तान का विवाद तो सबसे बड़ा है इसमें। कहने के लिए पाकिस्तान हो सकता है लोकतांत्रिक देश, लेकिन वास्तविक रूप में पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं, एक सैनिक तानाशाही से चलने वाला देश है पाकिस्तान। सुन लो आगे,
एक समस्या। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं, अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद भारत और क्या श्रीलंका, यही तो देश है जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी रूप में कभी भी बाधा नहीं आने दी है। आज भी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहे हैं। जिस दिन से वो आजाद हुए हैं, पहले चुनाव से लेकर आज तक उनके इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बाधा पैदा नहीं हुई है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपने देशों को चला रहे हैं। लेकिन जो और अन्य देश हैं उनमें ऐसा नहीं। सुनना, भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आजादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। समझ में आई बात? हमारे देश में राजनीतिक समस्याएं कितनी भी आई हो, लेकिन हमने कभी भी लोकतंत्र को छोड़कर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। हमने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन समस्याओं का समाधान किया है। यह आप कह सकते हैं कि भारत के चरित्र में ही लोकतंत्र है। भारत की जनता के अंदर लोकतंत्र समाया हुआ है। भारत की जनता बिना लोकतंत्र के रह ही नहीं सकती। बिना लोकतंत्र के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर समय भारत में किसी न किसी रूप में लोकतंत्र विद्यमान रहा है। समझ में आई बात? राजशाही के समय भी भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही चलता था, और अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत भी हमने जो आंदोलन खड़ा किया उसमें भी हमारा लोकतांत्रिक चरित्र दिखाई पड़ता है। समझ में आई बात? तो हमारे देश में कभी भी लोकतंत्र को हमने कभी अपने से जुदा होने नहीं दिया, और इस चीज को हम दूसरी किताब में बहुत विस्तार से समझेंगे। और इसी रूप में श्रीलंका ने भी कभी अपने देश से लोकतंत्र को गायब नहीं होने दिया है, और आज पुनः वो अपने आप को विकास की एक नई रास्ते पर लेकर चलना प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें हुई। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। तब से यहाँ सैनिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। लेकिन 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। राजा की हैसियत ना के बराबर रह गई। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चुका है। मतलब इस क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा जनता किस शासन प्रणाली के अंतर्गत अपने देश को चलाना चाहती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। यहाँ इस क्षेत्र की जनता, दक्षिण एशिया की जनता सबसे बढ़िया राजनीतिक प्रणाली अगर किसी प्रणाली को मानती है तो वो किस प्रणाली को? लोकतांत्रिक प्रणाली को। ये हमें दिखा रहा है बांग्लादेश और नेपाल की जनता का अपने शासन के ऊपर, अपने शासन को सही रास्ते पर लाने के लिए जो उन्होंने विरोध किया, जो उन्होंने आंदोलन किए अपने शासन को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया की जनता
दक्षिण एशिया की जनता में लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन, सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना गया है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। और कौन? दूसरी शीत युद्ध के बाद के सालों बांग्लादेश और नेपाल के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है, मतलब वो भी अब अपने आप को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदलना चाहते हैं। और वो कौन है? आपका भूटान। भूटान में अभी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणराज्य बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 में 5 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2000 क्या है? AMDB 2018 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। मतलब अब मालदीव भी पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्वरूप ले चुका है। भाई जब तक विपक्ष नहीं है तब तक तो लोकतंत्र नहीं है ना। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जहां विपक्ष भी हो, जहां विपक्ष भी हो, जहां विपक्ष को आतंकवादी या देशद्रोही ना कहा जाए, क्योंकि विपक्ष भी देश से प्रेम करता है। विपक्ष भी देश से प्रेम करता है। विपक्ष देश से गद्दारी नहीं करता, देश का बुरा नहीं चाहता। विपक्ष भी तो इसी देश का है ना, कहीं और का तो नहीं है ना। तो वो बुरा क्यों चाहेगा भाई? वो तो बस सत्ता चाहता है, देश का बुरा नहीं चाहता। वो सिर्फ क्या चाहता है? सत्ता चाहता है। आपकी गलतियों को गिनवाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो सिर्फ आपकी गलतियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आपकी गलतियों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले को आप देशद्रोही तो ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। समझ नहीं बात? तो अब आपका मालदीव भी पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं। पाकिस्तान में क्या कहे? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहना मतलब अपने सर पे पत्थर। वहां कब क्या बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। वहां कब लोकतंत्र आता है और कब वो तानाशाही में बदल जाता है, सैनिक तानाशाही में, कुछ नहीं पता चलता। वहां सेना ही सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर माने कुछ नहीं। पांव की जूती है, पांव की जूती है। अभी विस्तार से पढ़ाऊंगा ना उसके बारे में, सुनना है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है।
इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। समझ में आई बात? तो इस चीज में कि जहां ये कहा जाता था कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही सफल हो सकता है, दक्षिण एशिया के देशों ने जब इसे सफल किया तो इस बात को मानना सबको पड़ा कि लोकतंत्र का संबंध पैसे से नहीं है। लोकतंत्र का संबंध सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता से। अगर आप में अपना सही और गलत सोचने की क्षमता है तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और अपने देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चला सकते हैं। और भारत ने इसका सबसे पहले सबके सामने प्रमाण प्रस्तुत किया जब पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पे हंस रही थी कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने देश को चलाने चल रहे हैं। तो जब भारत ने वो करके दिखाया ना, पूरी दुनिया का मुंह सूज गया करके कि एक गरीब देश ने भी लोकतंत्र को साक्षात करके दिखाया, सबको दिखा दिया। तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, अधिकतर देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये आपका चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट है जिसमें ये सर्वे करा गया है। आप ये सर्वे देख सकते हैं कि हमारे और सभी देशों में, हमारे देश में भी और सभी देशों में, पाकिस्तान की भी जनता लोकतंत्र को ही पसंद करती है, लेकिन मजबूर वहां पर तो सेना ही बाप बनी बैठी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पाकिस्तान में लोकतंत्र को समझेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में समझेंगे कि लोकतंत्र है या सेना है, इस बात को आप विस्तार से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।